हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यदि आप सीधे इस वीडियो पर चले आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमको निकालना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैं पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेता हूं, और आपको पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो इसी संयोजन को मैं विद्युत द्विध्रुव कहता हूं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। इस वाले बिंदु को मैं कह रहा हूँ A और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं B। ये हो गया A और ये बिंदु है हमारा B। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसको O नाम दे रहे हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O कह रहे हैं। मान लिया कि इस द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L है, द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L है, पूरी लंबाई 2L है। O मध्य बिंदु है, इसका मतलब A से लेकर के O तक की दूरी होगी L और O से लेकर B तक की भी दूरी होगी L। अब देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है। यदि मैं इसके मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचूं, इसके मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मैं एक लंबवत रेखा खींचूं और इस लंबवत रेखा पर स्थित कोई बिंदु ले लूं, तो यही होती है किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। A को P से मिला रहे हैं और B को भी P से मिला दे रहे हैं। मुझे निकालना है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना होता है, मैं वहां पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करता हूं। तो बिंदु P पर मैं परीक्षण आवेश की कल्पना करूंगा और परीक्षण आवेश होता कैसा है, यह धनावेश होता है और इसको मैं Q0 से प्रदर्शित करता हूं। तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख लिया प्लस का Q0। देखिए ये धनावेश है और ये भी धनावेश है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी, चूंकि ये दोनों धनावेश हैं तो इनमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, कुछ इस दिशा में बल लगेगा। चूंकि लगने वाले बल की ही दिशा में होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसलिए ये दिशा होगी E B की। E मतलब विद्युत क्षेत्र, B का मतलब है B पर रखे आवेश के कारण। इसी प्रकार से A पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, और P पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। इसलिए जो इस पर बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा और उसकी दिशा कुछ इस तरफ होगी। क्योंकि लगने वाले बल की दिशा इस तरफ है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर होगी। इसको मैं A से प्रदर्शित कर रहा हूँ। E का मतलब विद्युत क्षेत्र, A का मतलब है A पर रखे आवेश के कारण। अब देखिए ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं, ये ना तो एक दूसरे के विपरीत हैं और ना ही एक ही दिशा में हैं। इसलिए जब मैं इसका परिणामी निकालूंगा तो मुझे इसको इसके घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। चूंकि ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये यदि थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। इस AB रेखा के समांतर मैं यहां पर एक रेखा खींच रहा हूं, ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। क्यों? संगत कोण के कारण। आपने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण थीटा है। अब मैं यदि इसको इसके घटकों में वियोजित करूं तो देखिए एक तो घटक ये वाला होगा और एक घटक ये होगा।
एक घटक ये होगा। अब देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा था सदिशों का वियोजन। देखिए यदि कोई सदिश है, ये कोई सदिश है जिसको मैं ए बोल दूं और ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा हो, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा हो, तो ये वाला घटक होता था क्षैतिज घटक और इसको मैं लिखता था ए कॉस थीटा, और इस वाले घटक को मैं बोलता था लंबवत घटक और ये होता था ए साइन थीटा। जो थीटा के साथ होता है वो होता है क्षैतिज घटक और जो थीटा के अलावा बच जाता है वो होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखिए ये थीटा के साथ है ना बाबू, तो ये क्या होगा क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक को लिखते कैसे हैं, जिस सदिश को लिख रहे हैं वो सदिश और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। तो देखिए अभी मैं ई बी का लिख रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा ई बी और कॉस थीटा, ई बी और कॉस थीटा, ये क्षैतिज घटक है। अब देखिए ये थीटा के अलावा बच गया, ये कौन सा घटक है, ये होगा ऊर्ध्वाधर घटक और इसको मैं लिखूंगा ई बी साइन थीटा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सदिश है, सदिश ई ए है और इसको जब मैं इसके घटकों में तोड़ूंगा तो यहाँ पर भी दो घटक होंगे, लेकिन देखिए ये कोण थीटा है ना, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा थीटा। क्यों बाबू, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण। जब कभी जेड जैसी आकृति बनती हुई हमको दिखाई पड़ती है तो इस प्रकार बने कोण बराबर होते हैं और इनको मैं क्या बोलता हूँ, एकांतर कोण। यदि ये कोण थीटा है तो अभी देखिए ये वाली लाइन थीटा के साथ है तो ये क्षैतिज घटक होगी और ये वाली लाइन थीटा के अलावा बच गई है तो ये ऊर्ध्वाधर घटक होगी, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगी। मैं क्षैतिज घटक कैसे लिखता हूँ, क्षैतिज घटक जिसका लिखता हूँ वो लिखा जाता है और उसके साथ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये देखिए लंबवत घटक है, इसका लिख रहा हूँ ना, लंबवत घटक कैसे लिखा जाता है, जिस सदिश का लिखता हूँ वो और साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो लिखते हैं बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q। और दूरी कितनी है, दूरी है A के कारण निकालना है ना, तो AP, तो यहाँ हो जाएगा AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। और इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी दिशा कैसे होगी, P से A की ओर, P से A की ओर, P से A की ओर। बहुत ध्यान से देखिए, ई ए बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP का मान कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है यह द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इसमें देखिए आपको दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, एक त्रिभुज AOP और दूसरा त्रिभुज BOP। तो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं AOP। यहां देखिए आप त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में देखिए ऐसा है, यहाँ पर है बिंदु A, यहाँ पर है बिंदु O और यहाँ पर है बिंदु P। O से जो P की दूरी है वो है स्मॉल r और A से जो O की दूरी है वो L। इसमें यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये दूरी हो जाएगी √r² + L²। किसका मान है, AP का। तो
तो ए पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मिटा रहे हैं। इसी प्रकार बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी बाबू? देखो विद्युत क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं ई से, किसके कारण निकाल रहे हैं, बी पर रखे आवेश के कारण, जिसको मैं लिखूंगा ई बी। ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में बी पी स्क्वायर। और इसकी दिशा कैसी होगी? देखिए ई बी की दिशा कैसे है, ई बी की दिशा कैसे है, ई बी की दिशा है बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। लिखेंगे बी से पी की ओर। जिस प्रकार से मैंने बीपी एपी का मान निकाला है उसी प्रकार से बीपी का मान निकाल सकते हैं, और वो भी आएगा √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ई बी बराबर आ जाएगा, ई बी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। जितना ई ए है उतना ही ई बी है, मतलब ई ए और ई बी, ई ए और ई बी बराबर हैं। साइन थीटा इसमें भी, साइन थीटा इसमें भी, अर्थात ये वाला पूरा जो पद है इस वाले पूरे पद के बराबर है। और चूंकि इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो केवल इस वाले पद के कारण आएगा। तो लिखते हैं बिंदु P पर, लिखते हैं चूंकि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं, किंतु दिशा में विपरीत हैं, किंतु दिशा में विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे को, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कर देते हैं। देखिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ई ए कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा के कारण होगी। तो लिखते हैं अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आ जाएगी बाबू? वो आ जाएगी, चूंकि विद्युत क्षेत्र है तो इसको मैं दिखाऊंगा ई से, और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ई ए कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों की दिशाएं समान हैं, इसलिए इनका जो परिणामी आएगा वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए ई बराबर हो जाएगा, ई ए का मान अभी मैंने निकाला था वो था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और क्या है कॉस थीटा प्लस ई बी का मान कितना था, ई बी का मान भी इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये पद 2 बार आए हैं ना, तो ये जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए ये दोनों पद समान हैं, तो जब इनको मैं जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा। जैसे आप यक्स प्लस यक्स करते हैं तो कितना हो जाता है 2x हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप चाहें तो इस पूरे पद को कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 आएगा और वो 2 आ जाएगा। देखिए ये आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कॉस थीटा का मान निकालूंगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक AOP और एक POB। दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, तो मैं यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालूंगा। आप दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, इससे आपके डेरिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज POA में। आप चाहें तो समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में। देखिए मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ। ये बिंदु है P, ये बिंदु है O और ये बिंदु है A। ये वाला कोण है थीटा, ये वाली दूरी है R, ये है यल। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगी R² प्लस यल स्क्वायर। यहाँ से मैं यदि कॉस थीटा का मान निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। देखिए जो 90 के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और जो बच जाता है वो होता है आधार। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आधार कितना है यल, कर्ण कितना है √R² प्लस यल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है 2q बटे में R² प्लस यल स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है यल बटे में √R² प्लस यल स्क्वायर। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2q यल को मैं लिख सकता हूँ P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और देखिए ये R² प्लस यल स्क्वायर की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और इसकी पावर होती है 1/2, तो ये आ जाएगी पावर R² प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। यही होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें लेते हैं बाबू एक विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। वो विशेष स्थिति कौन सी है, जो हमने कल भी देखा था, जब यल छोटा हो R से, तब यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा R² से, अतः
आर स्क्वायर के सापेक्ष यल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए यल स्क्वायर बहुत छोटा हो गया है आर से, तो मैं चाहूँ तो यल स्क्वायर को छोड़ सकता हूँ। तो देखिए हमारा ये जो रिजल्ट आया है वो कैसे परिवर्तित होगा। ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में यल स्क्वायर को छोड़ना है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो आएगा, सॉरी यहाँ पी है, एक बार देख लीजिए यहाँ पी है, ये है पी और ये हो जाएगा पी बटे में आर का क्यूब। यही होती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों सूत्र आप ध्यान रखिएगा। ये तब सूत्र है जब आर और यल कुछ दूरी पर स्थित हैं, और ये तब का है जब यल बहुत छोटा हो आर से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने दोनों डेरिवेशन कराए हैं, चाहे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अथवा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनकी एक से अधिक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।